अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम सेकेंड लेक्चर कवर करेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का सिंध बोर्ड की बुक से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज की लेक्चर में हम कवर करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल की क्या इम्पॉर्टेंस है हमारी बायो मॉलिक्यूल्स के अंदर, और हमारी लाइफ के अंदर वाटर की क्या इम्पॉर्टेंस है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं वाटर की जो हमारे लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, और एक वाटर एक यूनिक मॉलिक्यूल क्यों है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप देखें कि वाटर मॉलिक्यूल क्या है। वाटर मॉलिक्यूल एक मेजर बायो मॉलिक्यूल है जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर पाया जाता है। आपको पता है सेल के अंदर 70 to 90% जो है वो वाटर होता है, ये आपने पढ़ा है। तो 70 to 90% सेल के अंदर वाटर है, इसीलिए हम इसको मीडियम ऑफ लाइफ कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है और इसके अंदर ही बाकी के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। यानी कि वाटर सब मेजर होगा, उसके बाद छोटे जो कम क्वांटिटी के अंदर होंगे वो बाकी मॉलिक्यूल्स होंगे। तो वाटर की जो प्रेजेंस है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमारी बॉडी के अंदर वाटर मौजूद है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि वाटर हर केमिकल रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट कर रहा होता है। यानी कि जितने भी बॉडी के अंदर रिएक्शन हो रहे हैं उन सभी के अंदर वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोलाइसिस है, हाइड्रोलाइसिस के अंदर वाटर रिक्वायर्ड होता है। किसी मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने के लिए हम वाटर की एडिशन करते हैं, वाटर को ऐड करते हैं। और ये दूसरी तरफ फोटोसिंथेसिस के अंदर भी ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के अंदर वाटर यूज़ किया जाता है और उसमें से हमारे पास ऑक्सीजन बनती है और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। तो इस तरह से वाटर फोटोसिंथेसिस के अंदर भी यूज़ किया जाता है। वाटर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। वाटर का जो फार्मूला है वो H2O है, और इसके अंदर ही हमारे पास इसके फार्मूले के अंदर ही हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम मौजूद है। अब दूसरी बात यह है कि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। हम पोलर मॉलिक्यूल किसको कहते हैं? पोलर मॉलिक्यूल हम उसे कहते हैं जिस पर दो पोल मौजूद हो, यानी कि दो चार्जेस मौजूद हो। यहाँ पर ऑक्सीजन है और ये बॉन्डेड होगा एक हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पर ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और दूसरी तरफ हाइड्रोजन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं, तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो ये स्लाइटली चार्ज होता है, बहुत ही छोटा चार्ज होता है, लेकिन ये इनके ऊपर मौजूद होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। इसीलिए यहाँ पर दो पोल्स बन रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन वाली साइड नेगेटिव बन रही है और हाइड्रोजन वाली साइड जो है ये पॉजिटिव बन रही है। इसीलिए हम इसको एक पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं, क्योंकि इसमें दो पोल बन रहे हैं, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल बन रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर देखें कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज मौजूद होती है ऑक्सीजन पर और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मौजूद होती है हाइड्रोजन के एटम पर। तो ये क्यों चार्ज मौजूद होती है? ये इसलिए होती है क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ के बीच में डिफरेंस मौजूद है। जो यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और यहाँ पर जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इनके बीच में एक डिफरेंस मौजूद है। क्या डिफरेंस है? यहाँ पर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम होती है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा खींचे होते हैं, उसकी वजह से ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। इसीलिए हम वाटर को डायपोल कहते हैं, क्योंकि इसके पास दो पोल मौजूद हैं, एक नेगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से, इस पोलैरिटी की वजह से वाटर के पास बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। जैसे कि वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा पोलैरिटी है, यानी कि ये पोलर मॉलिक्यूल है। इसकी जो फॉर्मेशन है हाइड्रोजन बॉन्ड की, वो किस वजह से हो रही है? वो पोलैरिटी की वजह से हो रही है। इसके अंदर कोहेजन, एडेशन जैसी फोर्सेस मौजूद हैं। इसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो बहुत ज़्यादा है, हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा है, और इसमें हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन मौजूद है, या फिर आयोनाइजेशन की कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको हम आगे डिस्कस करते हैं अभी। इन सभी प्रॉपर्टीज़ की वजह से वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर। अब यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज मौजूद है, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर, दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। अब ये चार्ज क्यों आया?
क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसकी तरफ ज़्यादा खींचे हुए हैं, और यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं, और इस ऑक्सीजन पर पार्शली नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब इसी वजह से इसको हम वाटर को डायपोल कहते हैं या फिर पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वाटर की। ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक तरह की फोर्स होती है जो कि वाटर के अंदर मौजूद है। अब दो कौन से मॉलिक्यूल होंगे? ऑब्वियसली दो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। अब दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में ये फोर्स आती क्यों है, इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। आपको पता है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और इस पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर दूसरे मॉलिक्यूल के भी ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस तरह से क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो एक मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन है और दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन है, इनके ऊपर क्योंकि अपोजिट चार्जेस हैं, देखें यहाँ पर हाइड्रोजन पर पॉजिटिव है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, दोनों के ऊपर अपोजिट चार्जेस हैं, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। आपको पता है अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इसके भी हाइड्रोजन पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, जबकि इस मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। तो एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन और दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन आपस में अट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से ये बॉन्ड बनता है और इस बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो इस तरह से यानी कि ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फ़ोर्स है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनती है। और किस वजह से बनती है? ये पार्शली पॉजिटिव चार्ज की वजह से बनती है। तो ये पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन और पार्शली नेगेटिव ऑक्सीजन के बीच में, दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के बीच में एक फ़ोर्स होती है जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, और ये वाटर के अंदर मौजूद होती है। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ वाटर में ही होती है, बाकी दूसरे भी बहुत सारे कंपाउंड हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पाई जाती है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड इसकी वजह से वाटर के पास दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, और ये प्रॉपर्टीज़ हैं कोहेजन एंड एडहेजन। तो ये दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स को हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स और दूसरे को हम कहते हैं एडहेसिव फोर्स, ठीक है। कोहेसिव फोर्स क्या है और एडहेसिव फोर्स क्या है, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। एक ऐसी फोर्स जो दो एक जैसे मॉलिक्यूल, दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है उसे हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। अब यहाँ पर हम वाटर की बात कर रहे हैं, तो आप दो वाटर के मॉलिक्यूल्स ले लें, इन वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होगी इसे हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। दूसरी तरफ एडहेसिव फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो दो डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स यानी कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में ये फोर्स होती है, तो इसे हम कहते हैं एडहेसिव फोर्स। यानी कि यहाँ पर एक आप वाटर मॉलिक्यूल ले लें, ठीक है, तो और दूसरा आप किसी मटेरियल का यानी कि कोई डस्ट का पार्टिकल ले लें, ठीक है, ये डस्ट पार्टिकल है, इन दोनों के बीच में एक फ़ोर्स होगी, तो ये फ़ोर्स आपके पास एडहेसिव फोर्स कहलाती है। अब ये दोनों फोर्सेस क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आप थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएं, ठीक है। तो ये आपके पास एक सपोज़ ये एक कंटेनर है, ठीक है, ये आपके पास एक कंटेनर है। अब इस कंटेनर के अंदर वाटर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, इनके बीच में आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इनके बीच में एक तरह की कोहेसिव फोर्स है, यानी कि कोहेजन है। कोहेजन का मतलब है दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स, यानी कि दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स, तो ये आपके पास कोहेसिव फोर्स है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर एक कोहेसिव फोर्स है। क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड एक कोहेसिव फोर्स है। जबकि आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर की दीवार है, वाल है। अब इसका और हाइड्रोजन बॉन्ड इसका और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में एक फ़ोर्स है, ठीक है। तो ये फ़ोर्स कहलाएगी एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स क्या है? एक वाटर मॉलिक्यूल और एक दूसरे दीवार के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है, इस फोर्स को हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं। इसकी वजह से वाटर डिफरेंट मटेरियल से चिपक जाता है। जैसे कि आप कभी दीवार पर अगर पानी फेंकें तो दीवार के ऊपर पानी जो है वो चिपक जाता है और आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरने लगता है। इसी तरह से किसी डस्ट पार्टिकल के साथ भी वाटर जो है वो चिपक जाता है। ये जो प्रॉपर्टी है वाटर की, ये एडहेसिव प्रॉपर्टी है। इसकी वजह से यहाँ पर जो है वो कैपिलरी एक्शन जैसा एक प्रोसेस होता है। कैपिलरी एक्शन क्या है? आप एक अगर स्मॉल ट्यूब लेते हैं, ठीक है, और ट्यूब जैसे कि आप जूस पीते हैं ना, तो उसमें भी क्या होता है कि आप यहाँ से जैसे सक करते हैं तो वाटर खुद ब खुद ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो ये इन फोर्सेस की वजह से होता है, कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस की वजह से होता है। इसी तरह से प्लांट के अंदर जो जाइलम है,
जाइलम के अंदर पानी जो है वो अपवर्ड मूव कर रहा होता है, यानी कि जब प्लांट के अंदर पानी ऊपर की तरफ जाता है तो वो जाइलम के थ्रू जाता है, और जाइलम के अंदर भी यही कैपिलरी एक्शन जैसा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से वाटर ऊपर की तरफ जा पाता है। तो ये कोहेजन और एडहेजन फोर्स जो है ये एक ऐसी दो फोर्सेस हैं जिनकी कॉम्बिनेशन की वजह से वाटर जो है वो इजीली अपवर्ड फ्लो कर पाता है, यानी कि ऊपर की तरफ इजीली जा पाता है। यहाँ पर जो कोहेसिव फोर्स है इसका रोल ये है कि वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को जब अट्रैक्ट करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो उसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स की लॉन्ग चेन बन जाती है, यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे को अट्रैक्ट करता है, दूसरा तीसरे को अट्रैक्ट करता है। इसी तरह से वाटर जो है वो इजीली फ्लो कर पाता है, यानी कि वाटर जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो ये कोहेसिव फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये वाटर को फ्रीली फ्लो करने में हेल्प करती है। एक मॉलिक्यूल दूसरे को खींचता है और दूसरा मॉलिक्यूल किसी तीसरे मॉलिक्यूल को खींच लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो है वो प्लांट के अंदर ये जैसे प्रोटोप्लाज्म के अंदर, सेल के प्रोटोप्लाज्म के अंदर भी वाटर इस तरह से फ्लो करता है। हमारा ब्लड है उसके अंदर भी पानी मौजूद होता है और वो भी इसी तरह से फ्लो करता है या फिर ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है वाटर की, ये इजीली कोहेसिव फोर्स की वजह से हो पाती है। दूसरी तरफ एडहेसिव फोर्स इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जैसे हमारे वाटर मॉलिक्यूल पोलर है और दूसरी तरफ से वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और दूसरे चार्ज मॉलिक्यूल को, ये दीवार है, दीवार के अंदर जो चार्ज मॉलिक्यूल होंगे उसको ही ये वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वाटर खुद एक चार्ज मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो दूसरे चार्ज मॉलिक्यूल के साथ ही सिर्फ ये अट्रैक्ट करेगा। बाकी अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो जिसके ऊपर चार्ज मौजूद नहीं है तो उसको ये अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल इजीली अपवर्ड फ्लो कर पाता है क्योंकि ये दीवार के साथ भी चिपक जाता है इसलिए। तो यहाँ पर बैकवर्ड फ्लो नहीं हो पाती वाटर की, यानी कि अगर वाटर अपवर्ड जा रहा है तो अब यहाँ से क्योंकि ये दीवार के साथ चिपका हुआ होगा तो ये डाउनवर्ड मूव नहीं करेगा, बैकवर्ड इसका फ़्लो नहीं होगा और ये बैकवर्ड फ्लो होने से बच जाएगा। इसी तरह से इजीली ये अपवर्ड फ्लो कर पाएगा। तो वाटर इसमें भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्लांट्स के अंदर, जाइलम के अंदर भी ये वाटर अपवर्ड मूव कर रहा होता है, तो इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखें, अब हम आते हैं हाई स्पेसिफिक हीट पे। हाई स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट क्या होती है? किसी भी सब्सटेंस को अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी मटेरियल है, अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं तो हमें उसको हीट करना होगा, उसको हीट देनी होगी, ठीक है। तो अगर हमारे पास 1 ग्राम वाटर है, ठीक है, 1 ग्राम वाटर है, अब इसको हमें क्या करना है? हीट करना है। इसको हमें इसका टेम्परेचर बढ़ाना है। कितना टेम्परेचर बढ़ाना है? 1 सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर बढ़ाना है। तो जितनी हीट हमें इसको देनी होगी इसका 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, सपोज़ पहले 15 है तो अब हमें 16 करना है, तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, इस चीज़ को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। अगर किसी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है उसका मतलब है हमें उसका 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू वो सब्सटेंस जिसकी स्पेसिफिक हीट कम है। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या है? बहुत ज़्यादा है, यानी कि वाटर का अगर हमें 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है वाटर का, तो उसे हमें बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ती है क्योंकि उसके स्पेसिफिक हीट उसकी बहुत ज़्यादा है। अब स्पेसिफिक हीट क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है और इसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो जैसे ही हम उसको हीट देते हैं तो वो उनको बॉन्ड को तोड़ने में लग जाती है, इसीलिए हमारे पास उसको ज़्यादा हीट देनी पड़ती है और उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसको हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ती है क्योंकि उसके अंदर, वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। इट मीन्स दैट वाटर रिक्वायर्ड हाई अमाउंट ऑफ हीट। इसका मतलब है वाटर को बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होती है उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। और ये जो प्रॉपर्टी है वाटर की, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट किस तरह से है कि ये हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को स्टेबलाइज़ करता है। मतलब कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर इजीली बढ़ता नहीं है क्योंकि एक्सटर्नल जो टेम्परेचर है, सपोज़ गर्मी है बाहर, तो गर्मी के अंदर हमारी बॉडी का टेम्परेचर सेम ही रहे, स्टेबलाइज हो जाए, यानी कि टेम्परेचर चेंज ना हो। ये हमारे पास वाटर की वजह से होता है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर 70% वाटर है और जितनी भी बाहर से हीट चाहे आ रही हो, जितनी भी बाहर गर्मी हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि वाटर को बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होती है। मतलब कि इतनी ज़्यादा हीट के अंदर भी हमारे पास वाटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा होता क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा है, उसको और ज़्यादा हीट चाहिए टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो ये इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर स्टेबलाइज़र के तौर पे काम करता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर इजीली कम नहीं होता या बढ़ता नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी है हीट ऑफ वेपराइजेशन।
हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब है वाटर को वेपर के अंदर या फिर किसी लिक्विड को वेपर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उस हीट को हम कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन भी बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब कि वाटर को अगर हमें लिक्विड से हमें उसको वेपर के अंदर कन्वर्ट करना है, यानी कि वाटर को बॉयल करना है, तो बहुत ज़्यादा हीट हमें देनी पड़ती है। और ये जो है कितनी हीट है, इसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो 574 किलो कैलोरी पर केजी है। यानी कि उसका 1 केजी वाटर का, अगर हमारे पास 1 किलोग्राम वाटर है उसको हमें वेपर्स के अंदर कन्वर्ट करना है तो हमें 574 किलो कैलोरीज हीट उसको देनी पड़ेगी। यानी कि इतनी ज़्यादा हीट देने पर वो वेपर के अंदर कन्वर्ट होगा। अब इतना ज़्यादा हीट वाटर जब एब्जॉर्ब करता है उसके बाद ही वो वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है। तो ये भी प्रॉपर्टी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी हमें स्टेबिलिटी देती है हमारी बॉडी के अंदर। जैसे कि एक सेल है, सेल को अगर हम बाहर से बहुत ज़्यादा हीट मिल रही है, तो अगर सेल को बहुत ज़्यादा बाहर से हीट मिल रही है तो सेल का जो पानी है वो इजीली बाहर नहीं जाएगा, यानी कि इजीली एवापोरेट नहीं होगा और सेल के अंदर वो पानी स्टेबलाइज हो जाएगा। यानी कि सेल के अंदर इजीली सेल डिहाइड्रेट नहीं होगा। और ये हेल्प करता है हमें थर्मो रेगुलेशन के अंदर। थर्मो रेगुलेशन का मतलब है कि बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखना, उसको एक स्टेबल कंडीशन के अंदर रखना, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरी तरफ एवापोरेशन जो है, जब ये पानी थोड़ा सा, मतलब कि हमारी स्किन से स्वेटिंग होती है या जब हमें गर्मी होती है, स्वेटिंग होती है, तो वहाँ पर भी हमें ये जो है एक कूलिंग इफ़ेक्ट मिलता है इसकी वजह से, क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा हीट लेता है एवापोरेट होने के लिए। तो वाटर बहुत ज़्यादा हीट हमारी एब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी वजह से हमें कूलिंग इफ़ेक्ट मिलता है, हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है। जब भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर वाटर क्या होता है, वाटर एवापोरेट होता है। जब वाटर एवापोरेट होगा तो वो बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो बहुत ज़्यादा हीट वाटर ही एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो ठंडी हो जाती है। तो ये भी इसके लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरी तरफ हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन जो है, ये क्या है? हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन एक वाटर की ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि पोलर एंड नॉन पोलर से रिलेटेड है। यानी कि हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन का मतलब ये है कि वाटर की वो टेंडेंसी जिससे वो ऑयल ड्रॉप्स को आप अपने आप से सेपरेट करता है। देखिए, जब भी आप किसी वाटर के अंदर अगर आप ऑयल के ड्रॉपलेट्स डाल देते हैं तो वो ऑयल के ड्रॉपलेट्स वाटर के अंदर मिक्स नहीं होते, क्योंकि ये ऑयल ड्रॉप जो है ये नॉन पोलर हैं, जबकि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो पोलर और नॉन पोलर की आपस में नहीं बनती और ये आपस में मिक्स नहीं होते। तो अब क्या होगा कि वाटर जो है वो क्या करता है कि वाटर के, जब भी हम ऑयल ड्रॉप्स ऐड करते हैं तो वाटर के कुछ बॉन्ड्स जो होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो टूट जाते हैं। तो ये ऑयल ड्रॉप जो है ये वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड को डिस्ट्रॉय करता है। बदले में वाटर क्या करता है कि और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है और ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करता है, अलग कर देता है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा ऑयल का ड्रॉप बन जाता है। वाटर की इस प्रॉपर्टी को हम हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन कहते हैं। अब ये प्रॉपर्टी हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारी जो सेल की मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड्स की बनी होती है, और ये लिपिड जो है ये ऑयल, इनको आप एक तरह का ऑयल ही समझ लें। तो ये जो है इनको अंदर का जो वाटर होता है वो इनको सेपरेट करता है, जिसकी वजह से ये वाटर जो है, ये सेल जो है ये अपनी शेप के अंदर मेंटेन होता है। इसको हम और ज़्यादा मेम्ब्रेन को जब हम डिस्कस करेंगे 3rd चैप्टर के अंदर, तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से वाटर इनको सेपरेट करता है और मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी है वो मेंटेन रहती है। तो ये मेम्ब्रेन को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये जो वाटर की प्रॉपर्टी है, इससे मेम्ब्रेन जो है वो मेंटेन होती है, सेल की मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर आते हैं आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर की आयोनाइजेशन जो है वो किस तरह से होती है? आयोनाइजेशन का मतलब है किसी भी मॉलिक्यूल का अपने आयंस के अंदर टूट जाना। तो जब वाटर जो है वो H2O, ये जब आयंस के अंदर टूटता है तो इसमें से एक हमारे पास H+ आयन बनता है और एक हमारे पास OH- आयन बनता है। ठीक है, तो ये 2 आयंस बनते हैं जब वाटर ब्रेक होता है, जब वाटर आयोनाइज होता है। तो अब ये देखें, ये 2 ऐसे आयन्स हैं जो pH को मेंटेन करते हैं। आपको पता है जब H+ आयन्स बढ़ जाते हैं तो जो pH होती है वो एसिडिक हो जाती है, और यहाँ पर जब OH आयन बढ़ जाते हैं तो बेसिक pH होती है। तो इस तरह से यहाँ पर ये pH को मेंटेन कर रहे होते हैं। जब भी हमारे बॉडी के अंदर वाटर जो है वो ब्रेक होता है तो यहाँ पर एक रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है, यानी कि यहाँ पर
जो वाटर है उसका H और OH आयंस के दरमियान जो है वो इक्विलिब्रियम बन जाता है। जब वाटर यहाँ पर ये आयोनाइजेशन जो प्रॉपर्टी है वाटर की, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हमारी बॉडी के अंदर जब एसिडिक पीएच चाहिए होता है तो ये वाटर आयोनाइज होकर H+ आयंस बनाता है, और जब बेसिक पीएच होता है तो यहाँ पर OH आयंस बनते हैं, और इस तरह से ये पीएच को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। वाटर जो है वो दोनों तरह से एक्ट कर सकता है। ये जब ज़रूरत होती है तो ये एसिड बन जाता है, और जब इसकी बेस एज ए बेस ज़रूरत होती है तो यहाँ पर ये बेस के तौर पे काम करता है। तो इसी वजह से वाटर को हम कहते हैं वाटर एम्फोटेरिक इन नेचर है, यानी कि ये एसिड भी है और बेस भी है। तो इस तरह से ये हमारी बॉडी के अंदर पीएच को मेंटेन करता है, और ये हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है, ब्लड के अंदर ये बफ़र के तौर पे काम करता है। यानी कि बफ़र एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसकी पीएच जो है वो चेंज नहीं होती, पीएच मेंटेन रहती है। तो इस तरह से ये नेचुरली जो वाटर है ये बफ़र के तौर पे काम करता है, और हमारी बॉडी के अंदर हमारे ब्लड की जो पीएच है उसको मेंटेन करता है। यानी कि ब्लड ना ज़्यादा एसिडिक हो और ना ही ज़्यादा बेसिक हो। तो ये हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो एंजाइम्स होते हैं वो किसी खास पीएच पे ही काम करते हैं। हमारे सेल्स के अंदर, हमारे ऑर्गन्स के अंदर एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक पीएच ही रिक्वायर्ड होती है। इसीलिए यहाँ पर हमारे लिए पीएच को मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट है, और ये काम हमारा वाटर कर रहा होता है यहाँ पे। दूसरा यहाँ पर है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। वाटर का एक अनयूजुअल या फिर यूनिक बिहेवियर है जो कि यहाँ पर आपको दिखता है। इसमें क्या है कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को जब हम ठंडा करते हैं, ठीक है, कूल डाउन करते हैं, कूल डाउन का मतलब है उसका टेम्परेचर कम करना। तो अगर हम यहाँ पे 4 सेंटीग्रेड से कम कर रहे हैं, वाटर को 0 सेंटीग्रेड तक लेकर जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमें एक अजीब चीज़ देखने को मिलती है। इसके जब हम ऊपर जाते हैं 4 सेंटीग्रेड के, तो भी यहाँ पर हमें एक अजीब चीज़ देखने को मिलती है। देखो, जब भी हम किसी सब्सटेंस को कूल करते हैं तो वो जो है वो सब्सटेंस उसको क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, क्योंकि जब हम कूल डाउन करते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाती है, और जिसकी वजह से वो उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन वाटर के कंडीशन में ऐसा नहीं होता। वाटर जो है वो 4 सेंटीग्रेड से कम के अंदर वो एक्सपेंड होता है, और उसके जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो रीअरेंज हो जाती है, ठीक है। तो एक्सपेंड का मतलब है कि उसकी जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। जब हम 4 सेंटीग्रेड से कम करते हैं और 0 सेंटीग्रेड तक जाते हैं तो वाटर जो है वो फ्रीज़ हो जाता है और बर्फ़ की शक्ल अख्तियार कर लेता है। और ये बर्फ़ के अंदर जब आप देखोगे तो इसका वॉल्यूम वाटर से ज़्यादा होता है, बर्फ़ की डेंसिटी कम होती है और वॉल्यूम क्या होता है, बर्फ़ का ज़्यादा होता है वाटर से। तो अब ये जो प्रॉपर्टी है वाटर की, ये अनयूजुअल है, ये दूसरे मैटर के अंदर हमें देखने को नहीं मिलती, और इसका जो रिस्पॉन्सिबल है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये जो एनोमलस बिहेवियर है ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आ रहा है। वाटर जो है वो 4 सेंटीग्रेड से नीचे ये अनयूजुअल बिहेवियर शो करता है। यूजुअली मैटर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर देखें बात लिखी हुई है, यूजुअली मैटर कॉन्ट्रैक्ट एट लो टेम्परेचर। जब हम लो टेम्परेचर करते हैं, टेम्परेचर को कम करते हैं, तो मैटर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि उसका वॉल्यूम कम हो जाता है और उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। यानी कि जो कम टेम्परेचर पे जो मटेरियल होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन वाटर के केस में ऐसा नहीं है। वाटर क्या होता है, जब हम इसका टेम्परेचर कम करते हैं तो ये एक्सपेंड होता है, यानी कि यहाँ से जब हम 0 सेंटीग्रेड तक जाते हैं तो वाटर एक्सपेंड होता है, और इसीलिए आइस जो होती है उसकी डेंसिटी कम होती है। और आइस जो है वो जब आप देखें, एक कंडीशन आपने देखी होगी कि पानी के अंदर अगर आप बर्फ़ को डाल दें तो ये बर्फ़ जो है ये फ्लोट करने लगती है, पानी के ऊपर तैरने लगती है। ये इसलिए होता है क्योंकि इसकी बर्फ़ की जो डेंसिटी है वो कम है। और ये कम क्यों है, क्योंकि वाटर यहाँ पर एनोमलस बिहेवियर शो कर रहा है, और कम टेम्परेचर पर वाटर एक्सपेंड हो रहा है, और यहाँ पर 0 सेंटीग्रेड पर वाटर की डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो डेंसिटी कम होगी तो यहाँ पर क्या होगा, ये फ्लोट होगा। अब ये हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर देखें समंदर है सपोज़, ठीक है, ये समंदर है हमारे पास, और समंदर के अंदर जब क्या होगा कि सर्दी आती है तो वहाँ पर हमारे पास ये जो बर्फ़ बनती है तो ये बर्फ़ ऊपर तैर रही होती है, ठीक है। तो जब बर्फ़ तैर रही होती है तो नीचे से फिर से भी नीचे क्या होगा, पानी ही होगा, और इस पानी के अंदर जो मछलियाँ हैं और बाकी की जो समंदर की जो लाइफ है यहाँ पर वो इजीली रह पाती है। तो क्योंकि अगर यहाँ पर देखें ये नहीं कंडीशन नहीं होती कि बर्फ़ तैरती ना, तो ये सारा समंदर का पानी जम जाता है, फ्रीज़ हो जाता है, और सारी मछलियाँ वगैरह मर जाती। तो ये कंडीशन भी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फ्रोज़न वाटर के अंदर जमे हुए बर्फ़ के नीचे जो है वो इजीली यहाँ पर लाइफ जो है वो हो सकती है, यानी कि इजीली यहाँ पर जानवर रह सकते हैं।
तो ये जानवरों की लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है वाटर की ये वाली प्रॉपर्टी। तो ये सारी चीज़ें थी जो आज हमने डिस्कस की, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है वो दूसरे बायोमोलिक्यूल जो कि कार्बोहाइड्रेट है उसको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।